हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स, यानी कि कुछ गैम्बलिंग करेंगे। गैम्बलिंग समझते हो? समझ जाना चाहिए। तो आओ आज कुछ कार्ड्स की कॉन्फ़िगरेशन को सीखते हैं और प्रोबेबिलिटी पर काम करते हैं कि क्या क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में पूछे जा सकते हैं कार्ड्स के बारे में, और आखिर कार्ड्स होते क्या हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास एक बंच ऑफ कार्ड्स होता है, इसको हम डेक ऑफ कार्ड्स या पैक ऑफ कार्ड्स कहते हैं। उसके अंदर टोटल 52 कार्ड्स आपके पास मौजूद होते हैं। 52 के अंदर जब आप इसको स्प्लिट करते हो तो इसमें 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? 52 को जब आप स्प्लिट करते हो तो इसके अंदर 52 को जब आप स्प्लिट करते हो तो इसके अंदर 26 रेड कलर के कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। समझ में आती बात? और हम 26 रेड कार्ड्स को भी स्प्लिट करते हैं किसमें? 13 दिल वाले कार्डों में, यानी हार्ट, 13 डायमंड कार्ड्स में। क्या? रेड कलर के दो तरह के भी कार्ड होते हैं, एक हार्ट एक डायमंड, जो कि दोनों 13 और 13 के अंदर डिवाइड हुए हुए होते हैं। ठीक है। 26 ब्लैक कार्ड्स को भी हम स्प्लिट करते हैं 13 और 13 के पैक में। तो 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं जो आपके पास ऐसे पत्ता बना हुआ होता है, और 13 क्लब कार्ड्स होते हैं। 13 क्लब कार्ड जिसका साइन ऐसे होता है। ये चार तरह के पत्ते 52 कार्ड्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिसके अंदर से 13 के पैक सब में बने हुए होते हैं। अच्छा, 13 के पैक तो सब में बने हुए होते हैं, ये बात तो हमने सीख ली। सीखने के बाद अच्छा जी, किंग यानी कि हर एक स्वीट में, यानी कि क्लब में भी, स्पेड में भी, क्लब में भी, डायमंड में भी, हार्ट में भी, हर एक के पास अपना किंग, अपनी क्वीन, अपना जैक और अपना इक्का यानी एस होता है। ये बात भी याद रखने वाली है। समझ में आती बात? तो यहां से गौर से देखो, क्या अगर 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स के अंदर 26 रेड कार्ड्स मिलेंगे आपको, 26 ही ब्लैक कार्ड्स मिलेंगे। ठीक है। ब्लैक कार्ड मिलने के बाद देखो 26 में आपको क्या मिलेगा? 13 हार्ट कार्ड्स, 13 डायमंड कार्ड्स। 26 ब्लैक कार्ड में क्या मिलेगा? 13 स्पेड कार्ड्स, 13 क्लब्स। ये मिल गए। मिलने के बाद हर एक स्वीट के पास, यानी हार्ट के पास भी अपने किंग, क्वीन, एस और जैक होने चाहिए, डायमंड के पास भी, स्पेड के पास भी और क्लब के पास भी। उम्मीद करता हूँ कार्ड की कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गई है। तो ये कार्ड की कॉन्फ़िगरेशन होती है, इतने इतने कार्ड्स होते हैं, इनके ऊपर हम सवालात करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को हिट करते हैं। यहाँ तक लिखिए, फिर हम सवालात पे चलेंगे फटाफट से। चलो जी, उम्मीद करता हूँ आप सबने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली होगी। अब क्वेश्चन के ऊपर हम अटैक करने वाले हैं। समझ में आती है बात? क्वेश्चन करने से पहले आपको अपने दिमाग के अंदर कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना है। अगर आप नहीं याद रखोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन को याद रखना है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपको बताई गई है थोड़ी देर पहले, उसको याद रखो और अपना काम स्टार्ट करो। देखो भाई, कहता है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। कार्ड जो है एकदम से निकाला गया, विदाउट सीइंग। मगर देखिए, कोई कार्ड निकाला गया, बोल रहे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, कितने चांसेस होंगे वो जो कार्ड निकाला गया है वो एक ब्लैक किंग हो जाए। पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ब्लैक किंग हो जाए। तो बेटा, प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं व्हाट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हमने क्रिएट करना पड़ता है। सबसे पहला काम, प्रोबेबिलिटी कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, सबसे पहले क्या करोगे? सैंपल स्पेस बनाओगे। सैंपल स्पेस बनाने के लिए क्या किया जाता है? वो क्वेश्चन से बनता है। किससे बनता है? क्वेश्चन से। देखो, कितने टोटल कार्ड्स होते हैं? 52। 52 में से कितने कार्ड गिरे? एक कार्ड गिरा। इसका मतलब जो मेरा सैंपल स्पेस होगा, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर देता है कि मेरा जो सैंपल स्पेस होगा वो कितना होगा? 52 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड गिर गया। दिस इज माई सैंपल स्पेस। और ये बेसिकली इक्वल होता है किसके? 52 बेस के। और अगर आपको किसी को नहीं याद कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, तो मैं आपको बताता चलूं कि NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और इस 52 को ओपन करने के लिए मेरे को कोई मसला नहीं होगा। क्या लिखा था मैंने? 52C1। तो यहाँ के लिए क्या लिखूंगा? 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
आर की जगह तो 1 फैक्टोरियल लाना था, और फिर 52 माइनस 1 कितना बना, 52 माइनस 51 फैक्टोरियल बनेगा। आर मतलब 1 करोगे फिर 51 आएगा, 51 आने के बाद क्या करूँ, 52 मल्टीप्लाई बाय 51 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 51 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल होंगे, कितना आंसर आएगा 52। और सिंपल है, किसी का भी कॉम्बिनेशन 1 के साथ लो तो वही n नंबर सेम आ जाता है। समझ में आती बात? ठीक है, अब क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। चलो जी, 52 वेज, ये मेरा क्या हो गया, सैंपल स्पेस। अब मैं चाहता हूं मेरे पास एक ब्लैक किंग आ जाए। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई हर एक स्वीट के पास अपना अपना एक किंग जरूर मौजूद होता है। जब वो किंग सबका अपना अपना मौजूद होता है तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालो कि ब्लैक किंग हमसे मांगा गया है, लेकिन चारों स्वीटों में से 2 स्वीट तो रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। इसका मतलब कि टोटल 4 किंग मौजूद होते हैं, लेकिन हर स्वीट में 4 ही किंग, 4 ही क्वीन, 4 ही जैक, मतलब टोटल 4 के पैक बने हुए होते हैं। जब इन 4 के बने हुए होते हैं तो थोड़ा सा गौर करो कि अगर मुझे ब्लैक चाहिए, मुझे ब्लैक किंग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ मेरे पास उसके 2 ही कार्ड्स होते हैं। तो याद रखो, जब मैं इसका इवेंट निकालूंगा, मैंने कहा इवेंट क्या है, इवेंट कहता है, बोलता है गेटिंग, मुझे चाहिए, क्या चाहिए, अ ब्लैक किंग। जब मुझे ब्लैक किंग चाहिए तो मेरे पास सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ इवेंट 1, इवेंट 1 का नाम दे देता है इसको। अब मुझे ब्लैक किंग चाहिए, मुझे पता है, देखो बेटा 4 आपके पास टोटल किंग होते हैं, उसमें से कोई भी एक गिर जाएगा, भले गिर जाए, गिर सकता है। मुझे चाहिए क्या, 2 ब्लैक किंग चाहिए, मतलब एक ही किंग चाहिए जो काला हो। तो मेरा 4 किंग होता है, उसमें से कोई एक गिर जाएगा, लेकिन उसमें से कोई एक गिरने वाला रेड भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, उन 2 रेड को माइनस कर दिया, उन 2 रेड को माइनस कर दिया। तो भाई क्या मतलब हुआ, इवेंट बन गया 4 माइनस 2c1 का 2, कितना रिजल्ट आएगा 2। तो सिंपल है दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मूला, कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 विल बी नंबर ऑफ इवेंट E1 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस शुड बी 2/52। आई थिंक मैं सही जा रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा कितना आएगा, 2/52। और याद रखना, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 0 से छोटा या 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अब इसको डिवाइड करके देखो, आंसर 0 और 1 के दरमियान ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हम यहाँ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 कहता है कि इवेंट है आपके पास गेटिंग, आपको क्या चाहिए, या तो क्वीन आपको मिले, या तो किंग आपको मिले, या तो जैक आपको मिले। आपको इससे कोई परवाह नहीं कि कुछ भी मिले, लेकिन आपको या तो किंग मिलना चाहिए, या तो क्वीन मिलनी चाहिए, या तो जैक मिलना चाहिए। समझ में आती बात? तो एक बात हम जानते हैं कि सारे पैक ऑफ कार्ड्स के अंदर टोटल पैक ऑफ कार्ड जो होता है हमारे पास, उसमें 4 ही किंग होते हैं, 4 ही क्वीन होती है, 4 ही जैक होते हैं, और 4 ही एस यानी इक्के होते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं अपना इवेंट बनाना, मैंने कहा नंबर ऑफ इवेंट E2, इसको E2 का नाम देते हैं। मैंने कहा हो सकता है 4 किंग में से कोई एक गिर जाए, काम खत्म हो गया, प्लस लगाना पड़ जाता है। हो सकता है 4 क्वीन में से कोई एक गिर जाए, पॉसिबल है। और हो सकता है 4 जैक में से कोई एक जैक गिर जाए, मतलब उठा लिया जाए। तो यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो किंग आने की, या तो क्वीन आने की, या तो जैक आने की। तो भाई इसका मतलब भी 4, इसका मतलब भी 4, और इसका मतलब भी 4। टोटल कितना हो गया, 4 3 12। मेरे पास इवेंट में 12 वेज ही ऐसे हो सकते हैं जिसमें किंग क्वीन और जैक आ जाए। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना तो बहुत ज्यादा आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 विल बी 12 यानी इवेंट डिवाइडेड बाय माय सैंपल स्पेस, दिस इज 52, दिस इज माय रिजल्ट। कितना आसान हो गया, बहुत ज्यादा आसान हो गया। आपको क्या करना है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को माइंड में रखना है और अपना काम करते चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है
तो ये इवेंट बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, वरना तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन याद है तो कोई प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे हमसे कहता है कि इवेंट नंबर 3 बोलता है गेटिंग नॉट अ डायमंड, मुझे कोई भी डायमंड नहीं चाहिए। मतलब जो कार्ड गिरे वो डायमंड नहीं होना चाहिए, उसके कितने चांसेस हैं भाई, समझ में आने वाली बात है। तो भाई जब भी आपको क्वेश्चन में कहते हैं ना कि नॉट मतलब नहीं चाहिए, तो सबसे पहले आप उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे जो चाहिए, मतलब वही चीज आपको चाहिए। जब आपको चाहिए होगी जब तो आप माइनस करके उसको बाहर निकालोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक इवेंट जनरेट करना है ई डैश, जिसको डैश का नाम देते हैं। ई डैश क्या बोलोगे, गेटिंग, अब मुझे चाहिए गेटिंग क्या, आ डायमंड कार्ड, मुझे एक डायमंड कार्ड चाहिए। जब मुझे डायमंड कार्ड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जब मेरा इवेंट होगा E3 डैश जो है उसको मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे पता है कि टोटल 52 कार्ड्स में ओनली ऑन 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं। वो 13 मतलब 4 के स्वीट्स होते हैं, 13 13 13 13 कितने बनते हैं 52। तो भाई 13 ही डायमंड कार्ड होते हैं। मैंने कहा उन 13 डायमंड कार्ड में से कोई एक कार्ड गिर जाता है, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बिल्कुल ऑब्वियसली कितने हो सकती है, 13 वेज मेरे पास डायमंड आने के हो सकते हैं। लेकिन जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, हाँ ठीक है, जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डैश कितनी आएगी, द नंबर ऑफ E3 डैश डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि ऑब्वियसली 52 ही रहना है क्योंकि कार्ड एक ही गिर रहा है। तो बेटा देखो 13 डिवाइडेड बाय 52, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आएगी। तो ये वो प्रोबेबिलिटी है जो मुझे नहीं चाहिए थी। हमेशा जो भी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए उसका आंसर निकाल लो, निकालने के बाद 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 में से हम जो नहीं चाहिए वो निकाल देंगे, बकिया जितनी बचेगी वो हमारा आंसर हो जाता है। चलो अब यहाँ देखते हैं। तो मैंने कहा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, मुझे जो चाहिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो मुझे रिजल्ट चाहिए था वो क्या चाहिए था, सिंपल एज दैट। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 चाहिए थी, तो मैं क्या करूंगा 1 में से माइनस कर दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डैश। जो मुझे नहीं चाहिए इसको 1 में से निकाल दो, जो मुझे नहीं चाहिए 1 में से निकाल दो। क्या करोगे देखो बेटा, 1 में से क्या निकालोगे 13/52, और यहाँ पे आप इसका जरा LCM कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा 1 माइनस 13/52 का मतलब कितना होगा 52 1 52, यहाँ पर माइनस 13/52। अब 52 में से आप 13 को माइनस कर लो, कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे, चलो आपको बच्चों की तरह करके दिखाते हैं। 52 13 माइनस करेंगे, देखो बेटा 5 4 यहाँ बचेगा 12, 12 में से 3 जाएगा कितना बचता है 9, और 4 में से 1 जाएगा कितना बचता है 3। तो बेसिकली कितना आएगा 39/52, समझ में आती है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर प्रोबेबिलिटी कि आपको कोई भी डायमंड कार्ड नहीं मिलने वाला। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कार्ड्स को करना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक नोट करो, 2 मिनट के बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही मजेदार सा। चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स के पैक में से 4 कार्ड ऐसे हैं जो एक्सीडेंटली गिर गए। मतलब आपके पास कार्ड में हाथ में कार्ड है, तो 4 कार्ड आपके हाथ में से ऐसे ही एक्सीडेंटली तौर पर गिर गए। गिरने के बाद बोल रहे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, कितने चांसेस होंगे कि वो जो 4 कार्ड गिरे हैं वो हर एक स्वीट के हों,
यानी कि उन चारों कार्डों में से एक हार्ट का हो, एक डायमंड का हो, एक स्पेड का हो, एक क्लब का हो, तो ये चारों कार्ड गिरने की कितनी प्रोबेबिलिटी है इसको हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो भाई कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सवाल को देखते ही उसका सैंपल स्पेस तैयार करते हैं और सैंपल स्पेस क्या होने वाला है जरा गौर से देखेंगे। चलो भाई, सैंपल स्पेस हमसे कहता है कि भाई 52 कार्ड्स में से आपके पास 4 कार्ड एक्सीडेंटली गिर गए। गिरने कितने? 4 कार्ड, इससे ज्यादा नहीं गिरने, 4 कार्ड गिरने। तो लगाओ बेटा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड 52 माइनस 4 ऑब्वियसली 48 फैक्टोरियल। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका रिजल्ट आने वाला है, कितना आने वाला है भाई? 270725। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ये आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये रिजल्ट आपका आएगा तो है ये, अब तो हमारा सैंपल स्पेस रेडी हो चुका है। इसके आगे आप लिख लो वेज, कि इतने वेज से आपके कार्ड गिर सकते हैं। क्या इतने वेज से आपके कार्ड गिर सकते हैं? तो भाई इवेंट हमसे क्या कह रहा है? इवेंट कह रहा है कि गेटिंग ईच कार्ड, हर कार्ड जो हो फ्रॉम ईच स्वीट, हर एक स्वीट में से आ जाए। क्या आ जाए भाई? हर एक स्वीट में से आ जाए। तो देखना, सारा जो सस्पेंस होता है वो इवेंट में निकाला जाता है। देखो बेटा, इवेंट 1 में जो क्या कहते हैं, आपके पास जो कंडीशन दी गई है कि 4 कार्ड तो गिर रहे पर हर स्वीट में से एक कार्ड हो। तो हर स्वीट में कितने कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। तो बेटा देखो, हो सकता है 13 में से कोई एक कार्ड गिर रहा हो सकता है अगले 13 में से कोई एक कार्ड गिर जाए, हो सकता है अगले 13 में से कोई एक कार्ड गिर जाए, फिर हो सकता है 13 में से कोई कार्ड गिर जाए। क्योंकि 4 स्वीट है तो 4 कार्ड ही गिराऊंगा। चारों कार्ड गिरने के बाद मेरा काम कंप्लीट होता है। और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहता है कि जब तक काम खत्म ना हो जाए उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। तो भाई देखो, इसका मतलब भी 13, इसका मतलब भी 13, इसका मतलब भी 13, इसका मतलब भी 13, कितना आएगा? 13⁴। तो प्रोबेबिलिटी निकालना मुश्किल रहा, खत्म ना, सवाल ही खत्म कर दिया अपन ने यार। क्या होगा मतलब? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 विल बी द नंबर ऑफ इवेंट E1 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू, कितना हुआ? 13⁴ डिवाइड बाय 270725। और इसका रिजल्ट में कुछ ऐसे भी लिख सकता था। अगर थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करें तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई इसका आंसर 13C1 मल्टीप्लाई बाय 13C1 मल्टीप्लाई बाय 13C1 मल्टीप्लाई बाय 13C1 डिवाइडेड बाय 52C4। ये इसका आपके पास एक्चुअल प्रोबेबिलिस्टिक आंसर है और रिजल्ट आपके पास ये आ चुका है। कैलकुलेट करो, हो सकता है 0 से बड़ा, नहीं हो ही नहीं सकता, तो 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा ही रहेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास जब 4 कार्ड एक्सीडेंटली ड्रॉप हो जाएंगे तो उनमें से हर एक स्वीट का एक कार्ड हो। समझ में आती बात? इसको नोट करो, एक और क्वेश्चन करने वाले। चलो जी, हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट हो चुका है। कह रहे हैं कि 5 कार्ड्स ड्रॉन एट रैंडम। पहले क्वेश्चन में 1 कार्ड गिरा, सेकंड क्वेश्चन में 4 कार्ड गिरे, अब 5 कार्ड गिरा दिए हमने। कितने गिरा दे जाए हमारा काम बनता जाएगा। देखो 5 कार्ड जो है हमारे पास पूरे 52 पैक ऑफ कार्ड में से गिर गए। गिरने के बाद कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ उन 5 कार्डों में से एक इक्का हो, सिर्फ एक ही इक्का हो, जस्ट 1S। और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि कम से कम एक इक्का हो जाए, ज्यादा भी हो सकते हैं। चलो पहले वाले को डील करते हैं। सबसे पहले सैंपल स्पेस। तो इवेंट पहले, सबसे पहले सैंपल स्पेस का नाम देते हैं। देखो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे भाई? 52 में से आपने 5 कार्ड्स को ड्रॉप कर दिया। करने के बाद लगाओ जरा फॉर्मूला भाई, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड 52 माइनस 5 कितना होगा? 47 फैक्टोरियल। जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करना यहाँ बड़ा लेंदी हो जाएगा, तो आपने कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो उसका रिजल्ट कुछ आएगा आपके पास
259 एंड 8960, ये आपके पास टोटल वेज निकल कर मौजूद हो जाएंगे। तो क्या मैंने भी ऐसे याद नहीं किया, कैलकुलेट किया। किससे? कैलकुलेटर से। तो भाई देखो ये वेज आपके पास आएंगे, टोटल वेज है आपके पास ये। अब मैं आपको ये सवाल करवा के ये समझाना भी चाह रहा हूं कि अगर प्रोबेबिलिटी आपके पास जो है वो बड़े बड़े नंबर्स में भी आ सकती है, जरूरी नहीं कि 52 की दरमियान ही रहेगी, मतलब बड़े बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं। चलो ठीक, तो ये आपका बना सैंपल स्पेस। जब सैंपल स्पेस आपका बन गया तो आपने गलती जाना इवेंट पर। इवेंट 1 आपसे क्या कह रहा है? वो बोलता है कि गेटिंग जस्ट वन एस, जस्ट वन एस। ठीक है भाई, आपको सिर्फ एक ही इक्का चाहिए। तो जरा अब दिमाग चलाना है, दिमाग आपके पास जो नहीं है उसको लेकर आना है। तो दिमाग चलाओ, दिमाग चलाने से आपके पास क्या होगा था? नंबर ऑफ इवेंट 1 निकल कर बाहर आ जाएंगे। देखो एक ही इक्का चाहिए, टोटल कार्ड्स 52 और गिरने कितने? 5 कार्ड्स। 5 कार्ड गिरेंगे जब ही काम मुकम्मल होगा। तो भाई देखो कैसे, आपके पास टोटल 4 ही इक्के होते हैं, उसमें से कोई एक तो गिरेगा गिरेगा। जस्ट वन एस चाहिए मुझे, या भाई 4 में से कोई एक इक्का तो गिरना है। जब एक इक्का गिरना है तो गिर गया, मल्टीप्लाई। अब देखो बाकी कार्ड कितने बचे? 48 कार्ड्स। या 48 कार्ड्स बचे तो उसमें से कोई भी 4 कार्ड गिरेंगे, टोटल 5 कार्ड गिरेंगे। 4 इक्कों में से कोई एक गिर गया, 48 कार्डों में से 4 कार्ड गिर गए, तो दैट विल बी द सैंपल स्पेस, दैट विल बी द इवेंट कि 4 इक्कों में से कोई एक इक्का गिर सकता है और 48 कार्डों में से कोई 4 कार्ड गिर सकते हैं। और इसमें पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई एक इक्का जरूर आएगा, मौजूद होगा। तो इसके आप कैलकुलेट कर लो। इसका मतलब होता है 4 और इसका मतलब होता है 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड 48 माइनस 4 विल बी 44 फैक्टोरियल। अब इसको भी आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो कितना आएगा, कितना कैलकुलेट करो भाई? 4 44, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 7। एक दफा देख लेते हैं क्या आने वाला है। तो ये आने वाला है आपके पास, हाँ ठीक है, 8320। भाई ये आपके पास टोटल इवेंट के वेज हो गए, ये टोटल आपके पास इवेंट के वेज हो गए। तो भाई ये इवेंट से आपके पास वेज हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन डिवाइड, मतलब क्या होगा? द नंबर ऑफ इवेंट इवन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट विल बी योर रिजल्ट विल बी क्या? 77832 divided by, that will be 2598960. This is your answer of the probability. समझ में आती है? अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिर अपने वीडियो को खत्म करते हैं। चलो समझ में आ रहा, उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है भाई, चले आगे। चलो भाई देखो सैंपल स्पेस तो यही रहना है क्योंकि 5 कार्ड्स गिर रहे हैं। अब बात करते हैं इवेंट नंबर 2 की। मुझे क्या चाहिए? गेटिंग एट लीस्ट 1s, एट लीस्ट 1s। मुझे कम से कम एक इक्का चाहिए। कम से कम का मतलब होता है या तो एक या तो ज्यादा भी हो सकते हैं, और 4 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं क्योंकि 4 ही टोटल होते हैं। तो भाई देखो जरा गौर करो, थोड़ा सा नहीं छोटा सा, जरा गौर करो। जब आप इवेंट E2 बनाने जाओगे तो आपको दिमाग का इस्तेमाल फिर से शुरू करना पड़ेगा। दिमाग आपका बार बार बंद हो जाता है, मैं जानता हूँ, लेकिन खोल के रखना है। देखो एट लीस्ट एक, कम से कम एक इक्का चाहिए। जब कम से कम एक इक्का चाहिए तो देखो हो सकता है 4 में से कोई एक इक्का गिर जाए, बकिया बचे 48 कार्ड में से 4 कार्ड गिर जाए, ये तो वही पॉसिबिलिटी हो गई। लेकिन अब आगे चलेंगे। मैंने कहा देखो हो सकता है उन 4 इक्कों में से कोई 2 इक्के गिर जाए। मुझे एक इक्का नहीं, कम से कम एक इक्का चाहिए था। सवाल को पढ़ो, कम से कम एक इक्का चाहिए था, मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं। 4 में से 2 इक्के गिर जाए और हो सकता है बकिया बचे 48 कार्ड में से कोई भी
3 कार्ड्स गिरे। चलो हो सकता है आप में से कोई 3 इक्के गिर जाए, ठीक है भाई। बाकी 48 बच्चे कार्ड में से कितने गिरे हैं? 3 इधर 2 इधर। और हो सकता है आपके पास टोटल 4 इक्के गिर जाए और हो सकता है 48 कार्डों में से कोई एक कार्ड हो। तो दैट विल बी योर इवेंट, दैट विल बी योर इवेंट। चलो भाई कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मुलिस्टिक लिख लेते हैं, इसके बाद आंसर लिखेंगे डायरेक्ट। भाई देखो इसका मतलब कितना होता है 4, इसका मतलब होता है 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल और 48 माइनस 4 विल बी 44 फैक्टोरियल प्लस 4c2 को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 ऑब्वियसली 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ से कितना आएगा 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 45 फैक्टोरियल प्लस इसको करोगे, देखो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आएगा देखो 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 46 फैक्टोरियल पॉजिटिव। ये फॉर्मूला खोल के दिखा रहा हूँ, देखो 4c4 हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पर 48 वेज ही पॉसिबल हो सकते हैं। तो इन सब को जब आप कैलकुलेट कर लोगे, इन सब को जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 88 66 5 6, यानी कि कुछ इतने इवेंट्स वेज आपके पास बनेंगे। तो भाई आपका इवेंट भी कैलकुलेट हो गया। अब इवेंट कैलकुलेट हो गया तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, द नंबर ऑफ इवेंट E2 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। आंसर विल बी 88 66 56 डिवाइडेड बाय 2 5 9 8 9 6 0। दिस इज योर हॉरेबल आंसर। ये आपका खतरनाक सा एक छोटा सा आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर समझ में आने लग गई होगी। मैंने कुछ थोड़े से मुश्किल सवाल आपको करवा दिए हैं और आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपसे कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पर हल हो सकता है। और अगर कोई भी मुश्किल हो, कोई भी टॉपिक में मुश्किल हो, तो आप मेरे लेक्चर को पॉज करके देखो या रिवाइंड करके देखो, या तो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको एनी हाउ उसका आंसर दूंगा। चलो ठीक है, यहाँ तक तो बात कर ली हमने, कार्ड्स को समझ लिया। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको लीनियर अलजेब्रा सीखनी है, अगर आपको मैट्रिसेस नहीं आते, मैट्रिक्स सीखने हैं, आपको डबल इंटीग्रेशन सीखनी है, ट्रिपल इंटीग्रेशन सीखनी है, या आपको स्टेटिस्टिक्स सीखनी है, या आपको मतलब कैलकुलस सीखनी है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाकर देख सकते हो। आपको हर लेक्चर वहां पर मिल जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। और आपको अगर इंटीग्रेशन सीखनी तो उसकी मेरे पास फुल प्लेलिस्ट मेरी मौजूद है, तो आप वहां से जाके एक एक वीडियो देख सकते हो, आप पूरी इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं आपके साथ जब तक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।